सुप्रभात। मैं ओम कड़वासरा, व्याख्याता, शिक्षा विभाग राजस्थान। जैसा कि विधि भाग के अंतर्गत या कानूनी भाग के अंतर्गत अपने महिला एवं बाल अपराध के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और इसके अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है पॉक्सो एक्ट 2012 या लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण कानून। इस प्रकार का जो एक्ट है जो 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ था, इसकी विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रक्रिया का हमने अध्ययन किया है। जैसे पहली धारा है तो इसमें इसका पूरा नाम है। धारा 2(द) में बालक शब्द का अभिप्राय समझाया गया है। धारा 3 में लैंगिक हमले को या सेक्सुअल असोल्ट को परिभाषित किया गया है। धारा 4 में हमने पढ़ा कि किसी बच्चे के साथ अगर दुष्कर्म होता है, कुकर्म होता है, तो किस प्रकार की सज़ा के प्रावधान उसके लिए किए गए हैं। धारा 6 में दुष्कर्म या कुकर्म के साथ बच्चे को अगर गंभीर चोट पहुंचाई जाती है या आघात पहुंचाया जाता है तो ऐसी स्थिति में किस प्रकार की सज़ा और जुर्माने के प्रावधान किए गए हैं। फिर धारा जो 7 है उसमें लैंगिक हमले के बारे में हमने पढ़ा। धारा 8 में लैंगिक हमले के दोषी या अभियुक्त को किस प्रकार की सज़ा के प्रावधान किए गए हैं, ये कानूनी रूप से हमने पढ़ा है। इसके बाद आगे जो धारा 11 आती है उसमें एक मेजर बिंदु आता है, बड़ा बिंदु आता है, लैंगिक उत्पीड़न। यानी यदि कोई व्यक्ति लैंगिक आशय से किसी बच्चे के शारीरिक अंग को या शरीर के भाग को देखता है या किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर के भाग को देखने के लिए विवश करता है या बालक के शरीर का चित्र लेकर मीडिया में लैंगिक आशय से प्रसारित करने की धमकी देता है या अश्लील प्रयोजन के लिए बालक को प्रलोभन देता है, तो ये सब धारा 11 यानी पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा 11 है, उसके अंतर्गत ये सब लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत आता है। तो शुरुआत करते हम धारा 11 से लैंगिक उत्पीड़न के साथ। धारा 11 यानी पॉक्सो एक्ट 2012 की ये धारा 11 है और इसमें सबसे पहले है लैंगिक उत्पीड़न। यानी लैंगिक उत्पीड़न किस रूप में होता है, उसको किस रूप में परिभाषित करते हैं, ये धारा 11 के अंतर्गत आता है। जैसे लैंगिक आशय से किसी बालक के शरीर के भाग को या अंगों को देखना, किसी दूसरे व्यक्ति के अंगों को किसी दूसरे व्यक्ति के अंगों को देखने के लिए विवश करना, इसी प्रकार इसमें हमने आगे ये भी पढ़ा कि बालक के शरीर का चित्र लेकर या उसका फोटो खींचकर मीडिया में लैंगिक आशय से प्रसारित करने की धमकी देना। लैंगिक आशय से
बालक के अंगों के चित्र खींचकर या चित्र लेकर मीडिया में प्रसारित करने या वायरल करने, इस प्रकार की धमकी, वायरल करने की धमकी या धमकी देना, और बच्चे को अश्लील प्रयोजन से प्रलोभन देवन, बच्चे को अश्लील प्रयोजन से प्रलोभन देना या लालच देना, ये लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत आता है। यानी किसी बच्चे को लैंगिक आशय से उसके शरीर के अंगों को देखना या दूसरे व्यक्ति के अंगों को देखने के लिए विवश करना, लैंगिक आशय से बालक के अंगों की चित्र लेकर मीडिया में प्रसारित करने की या वायरल करने की धमकी देना और अश्लील प्रयोजन से बालक को लालच देना या प्रलोभन देना, ये लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत आता है। और इसको धारा 11 पॉक्सो एक्ट की जो धारा 11 है उसके अंतर्गत उल्लेखित किया गया है या इसको परिभाषित किया गया है। और यदि कोई बालक लैंगिक उत्पीड़न का शिकार हुआ है तो इस प्रकार के व्यक्ति जो दोषी हैं या जो अभियुक्त हैं या जिनके खिलाफ दोष सिद्ध होता है उनको पॉक्सो एक्ट की धारा 12 के अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न का दोषी मानते हुए 3 वर्ष जेल और जुर्माने से दंडित किया जाता है। तो धारा 12 यानी जो लैंगिक उत्पीड़न के दोषी हैं या अभियुक्त हैं उनको दंडित करने का प्रावधान करती है। तो आगे है धारा 12। इसमें लैंगिक उत्पीड़न के अभियुक्त या दोषी व्यक्ति के लिए सजा की प्रावधान है। अब किस प्रकार की सजा की प्रावधान है तो ये हमने पढ़ा है कि 3 वर्ष जेल और अर्थदंड से उसको दंडित किया जाएगा। 3 वर्ष कारावास और जुर्माना। इस प्रकार लैंगिक उत्पीड़न के शिकार बच्चों को न्याय दिलाने के लिए दोषियों को धारा 12 के अंतर्गत सजा दी जाती है या उनको दंड दिया जाता है। इसी प्रकार अगली जो धारा है वो शरीर के अशोभनीय प्रदर्शन के लिए आती है। यदि किसी बच्चे को अश्लील साहित्य के लिए उसके जन्नांगों का प्रदर्शन करने के लिए विवश किया जाता है या उसका अशोभनीय प्रदर्शन किया जाता है तो ये दंडनीय अपराध है। ये धारा 13 के अंतर्गत आता है। अशोभनीय प्रदर्शन या बालक के जो जन्नांग हैं या जो ढकने योग्य अंग हैं उनको अगर अश्लील साहित्य के लिए प्रदर्शित किया जाता है अश्लील साहित्य के लिए
बालक के जननांगों का प्रदर्शन यानी ये वास्तविक रूप में भी हो सकता है, नकली कार्यों के लिए भी हो सकता है, ये भी ध्यान में रखना। इस प्रकार का जो प्रदर्शन है या बच्चे के जननांगों का जो प्रदर्शन है वो वास्तविक या नकली कार्यों में हो सकता है। तो ये धारा 13 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। ये दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। इसके बाद धारा 15 की बात आती है। तो यदि कोई व्यक्ति अश्लील साहित्य के भंडारण के लिए बालक को उसमें संलिप्त करता है, अंतर्गत करता है, तो उसे भी 3 वर्ष की जेल या जुर्माना अथवा दोनों प्रकार की सजा हो सकती है। धारा 15 अश्लील साहित्य के भंडारण के लिए बालक को अंतर्गत यानी एक प्रकार से संलिप्तता होता है इसका अर्थ, या बच्चे को उसमें काम में लिया जाता है तो सजा के प्रावधान है। ऐसा अगर किया जाता है तो 3 वर्ष जेल या जुर्माना अथवा दोनों प्रकार की सजा हो सकती है। 3 वर्ष जेल यानी कारावास या जुर्माना अथवा दोनों, इस प्रकार की सजा के प्रावधान किए गए हैं। इसके बाद अगली जो इंपॉर्टेंट धारा आती है वो है धारा 20। इसके अंतर्गत विभिन्न स्थलों पर कार्यरत जो कार्मिक होते हैं, कर्मचारी होते हैं, जैसे मॉल, होटल, क्लब, सिनेमाघर, अस्पताल आदि, ऐसे स्थलों पर कार्यरत जो कर्मचारी होते हैं उनको लगता है कि कोई इस प्रकार की सामग्री है जिससे यौन शोषण साबित होता है, तो संबंधित कार्मिक की ये जिम्मेदारी बनती है, उसकी ड्यूटी बनती है, उसका कर्तव्य और फर्ज बनता है कि वह अपने निकटतम पुलिस स्टेशन या विशेष किशोर पुलिस यूनिट को वो संबंधित कार्रवाई के लिए सूचित करेगा। यानी इस प्रकार की सूचना देना उस व्यक्ति का कर्तव्य है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो ये समझा जाएगा कि वह व्यक्ति भी दोषी है और उसके लिए भी सजा के प्रावधान है। यानी ऐसा व्यक्ति अगर सूचना नहीं देता है तो उसके लिए भी सजा के प्रावधान किए गए हैं। तो धारा 20 मॉल, होटल, क्लब, सिनेमाघर और अस्पताल आदि स्थलों के कर्मचारी यानी ऐसा आभास करेंगे कि इस प्रकार की कोई विषय वस्तु है या सामग्री है जिससे यौन शोषण प्रतीत हो रहा है, साबित हो रहा है, तो अपने निकटतम पुलिस स्टेशन या विशेष किशोर पुलिस यूनिट को इसकी सूचना देंगे। अगर ऐसा कोई व्यक्ति या कर्मचारी नहीं करता है तो वो दोषी है और ऐसे व्यक्ति को भी सजा हो सकती है या 6 महीने तक की जेल हो सकती है।
यौन शोषण की सूचना देना। यानी प्रत्येक व्यक्ति अपने आसपास के पर्यावरण में या वातावरण में कहीं ऐसा समझता है कि किसी बच्चे के साथ यौन शोषण हो रहा है या इस प्रकार की संभावना बन रही है, तो संभावना होने पर भी इसकी सूचना है वो दी जा सकती है। इसके बाद अगली जो धारा आती है वो है धारा 22। यानी जब एक्ट बना है तो लोग कई बार उसका दुरुपयोग भी करते हैं। यानी किसी व्यक्ति को झूठा बदनाम करने के लिए या उसको धमकी देने के लिए या उसको धमकाने के लिए मिथ्या या झूठी रिपोर्ट दी जाती है या मिथ्या परिवाद दर्ज करवाया जाता है, तो ये भी दंडनीय अपराध है और इसका उल्लेख धारा 22 में किया गया है। कई बार किसी व्यक्ति को जो अपने स्तर या अपने सामाजिक ढांचे के अनुरूप, अपने सामाजिक स्तर के अनुरूप जो प्रतिष्ठा रखता है, उसको चोट पहुंचाने के लिए कुछ लोग इस एक्ट का दुरुपयोग करते हैं, लेकिन ये दंडनीय अपराध है जिसका उल्लेख धारा 22 में किया गया है। यानी किसी व्यक्ति को बदनाम करने के इरादे से या धमकाने के लिए मिथ्या यानी झूठा परिवाद दर्ज कराना या रजिस्ट्रीकृत कराना दंडनीय अपराध है। तो इस प्रकार की व्यवस्था भी इस एक्ट के अंतर्गत की गई है कि यदि कोई व्यक्ति इस एक्ट का दुरुपयोग करता है तो वो धारा 22 के अंतर्गत दोषी होगा। यानी इस प्रकार की मिथ्या या झूठी रिपोर्ट अगर दर्ज करवाई जाती है तो वो दंडनीय अपराध की कैटेगरी में आता है। इसके बाद मीडिया की जिम्मेदारियां भी होती हैं। मीडिया है उसका हर स्तर पर बहुत बड़ी भूमिका होती है, बड़ा रोल होता है, लेकिन कई बार मीडिया भी अपनी मूल भूमिका को भूल जाता है और इस प्रकार के अपराधों के शिकार बालकों की जो पहचान होती है उसको उजागर कर दिया जाता है, उसको सार्वजनिक कर दिया जाता है, तो ये दंडनीय अपराध है। अर्थात जो पीड़ित बालक या बालिका है उसकी पहचान किसी भी सूरत में, किसी भी रूप में उजागर नहीं होनी चाहिए। अगर मीडिया ऐसा करता है या मीडिया का कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे 6 महीने से लेकर 1 साल तक की जेल हो सकती है या उसको अर्थदंड से दंडित किया जा सकता है, अथवा दोनों प्रकार की जो सजाएं हैं वो उसके लिए हो सकती हैं। तो धारा 23 है वो बालक की पहचान मीडिया द्वारा उजागर न करने का निर्देश देती है। तो धारा 23 मीडिया द्वारा पीड़ित बालक, यानी बालक शब्द का अभिप्राय जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, बालक और बालिका दोनों से ही है जिनकी उम्र 18 साल से कम हो। तो मीडिया द्वारा पीड़ित बालक की पहचान किसी भी रूप में उजागर नहीं की जाएगी। किसी भी रूप में उजागर नहीं की जाएगी। लेकिन फिर भी अगर कोई एजेंसी या कोई मीडिया का व्यक्ति ऐसा कृत्य कर देता है कि पीड़ित बालक या बालिका की पहचान को सार्वजनिक उसके द्वारा किया जाता है, तो उसके लिए सजा के प्रावधान क्या है?
यानी मीडिया की अपनी भूमिका है, लेकिन अगर वो उस भूमिका से भटक जाता है तो वहाँ उसके लिए किस प्रकार की सज़ा हो सकती है। तो ये हमने पढ़ा है कि 6 महीने से लेकर 1 साल तक की जेल या जुर्माना अथवा दोनों प्रकार की सज़ाएं उसके लिए हो सकती हैं। छह माह से 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों। या दोनों प्रकार की सजा भी हो सकती है। एक बात इसमें बीच में और बता दूं आपको कि जब कोई बालक इस प्रकार के अपराध का शिकार हुआ है तो उसकी जो प्राथमिकी है, उसकी जो प्राथमिकी दर्ज करवानी है या पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज करवानी है, उसकी सूचना विशेष किशोर पुलिस यूनिट को दी जाएगी या अपने निकटतम पुलिस स्टेशन की पुलिस को दी जाएगी। और फिर पुलिस स्टेशन पर इस प्रकार के बच्चे को रात्रि में नहीं रखा जाएगा। जिस पीड़ित बालक के द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है या किसी व्यक्ति के द्वारा किसी बालक के संदर्भ में या संबंध में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, ऐसे पीड़ित बालक को रात्रि में स्टेशन पर नहीं रखा जाएगा। ये पॉक्सो एक्ट की धारा 24 में उल्लेख किया गया है। धारा 24 कहती है कि बालक को रात्रि में स्टेशन पर नहीं रखा जाएगा। बालक को रात्रि में स्टेशन पर नहीं रखा जाएगा या नहीं रोका जाएगा। इस प्रकार का निर्देश, इस प्रकार का उल्लेख धारा 24 में किया गया है। और जब इस प्रकार के बच्चे के बयान अभिलिखित किए जाएंगे या उसका कथन दर्ज किया जाएगा या उसके कथन को अभिलिखित किया जाएगा, तो इसके लिए प्रावधान किया गया है कि कोई महिला मजिस्ट्रेट, ये महिला पुलिस अधिकारी अर्थात जिसका कैडर है वो सब इंस्पेक्टर या उप निरीक्षक से न्यून नहीं होना चाहिए, अन्यून हो। बालक का कथन या बालक का बयान दर्ज करने के लिए महिला सब इंस्पेक्टर या पुलिस उप निरीक्षक से नीचे का अधिकारी बालक के बयान को दर्ज नहीं करेगा या अभिलिखित नहीं करेगा। और बच्चे के बयान दर्ज करने की बात आती है तो उसमें या तो उसके निवास स्थान पर उसके बयान दर्ज किए जाएंगे या बच्चे का जो पसंद का स्थान है जहां वो अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स महसूस करता है या आराम की कंडीशन में महसूस करता है या भय मुक्त महसूस करता है, ऐसे स्थान पर बच्चे के बयान दर्ज किए जाएंगे। तो बयान दर्ज करने वाला अधिकारी है वो सब इंस्पेक्टर से नीचे के कैडर का नहीं होना चाहिए। महिला एसआई की व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चे की पसंद के स्थान पर बयान या कथन अभिलिखित किए जाने चाहिए। और साथ ही पुलिस अधिकारी को भी ये ध्यान रखना होगा कि वो सादा वर्दी में हो, सादा ड्रेस में हो, यानी वो पुलिस की ड्रेस में नहीं होना चाहिए। तो बालक का कथन है वो महिला एसआई के द्वारा उसके निवास या उसके पसंद के स्थान पर अभिलिखित किया जाएगा और वो सादा ड्रेस में होना चाहिए। ये बात भी आप नोट कर लें। बालक का कथन महिला उप निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर
महिला उप निरीक्षक द्वारा अभिलिखित किया जाएगा। यानी उससे नीचे का स्तर है वो बच्चे के बयान को दर्ज करने के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। अब कहाँ बच्चे का बयान है वो कहाँ दर्ज किया जाना है, तो इसके लिए हम चर्चा कर चुके हैं कि या तो उसका निवास या बालक की पसंद का स्थान और अधिकारी सादा ड्रेस में हो। या सादा वर्दी में हो। बच्चा जिस पर सबसे ज़्यादा विश्वास करता है, यानी उसके माता पिता हो सकते हैं, उसके अभिभावक हो सकते हैं, उनके सामने अपने बयान दर्ज करवाने के लिए स्वतंत्र होगा। साथ में ये भी ध्यान में रखना है कि बच्चे का बयान दर्ज करते वक्त जो दोषी है या जो अभियुक्त है उसका वकील अथवा उसका अधिवक्ता वहाँ मौजूद नहीं होना चाहिए। ये विशेष रूप से ध्यान रखने की बात है कि जिस समय पीड़ित बालक या बालिका के बयान दर्ज किए जाते हैं या उसके कथन को अभिलिखित किया जाता है, उस समय अभियुक्त या जिस व्यक्ति को आरोपित किया गया है, जिस पर दोष लगाया गया है, उस व्यक्ति का वकील या उसका एडवोकेट अथवा अधिवक्ता वहाँ मौजूद नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो धारा आती है यानी धारा 25, उसमें मजिस्ट्रेट के समक्ष भी उसके बयान है वो अभिलिखित किए जाएंगे। ये दंड प्रक्रिया की जो धारा 164 है उसके अधीन उसका बयान दर्ज होता है। तो अगली जो धारा है वो है धारा 25। धारा 25 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष बच्चे के बयान अभिलिखित किए जाएंगे और ये दंड प्रक्रिया की धारा 164 के अंतर्गत दर्ज होंगे। आगे है धारा 25। मजिस्ट्रेट के समक्ष दंड प्रक्रिया की धारा 164 के अंतर्गत दंड प्रक्रिया की धारा 164 के अंतर्गत बालक के कथन को यानी उसके बयान को अभिलिखित किया जाएगा। यानी दर्ज किया जाएगा या रजिस्टर्ड किया जाएगा या उसका लेखन होगा। ये कानून है तो इसमें जो भाषा प्रयुक्त होती है वो भी कानूनी भाषा प्रयुक्त होती है या कानून की भाषा में जो शब्द होते हैं उनका इस्तेमाल होता है। इसके बाद जो धारा आती है वो इम्पोर्टेंट धारा है 27। यानी जो बालक या बालिका शिकार हुआ है या अपराध का शिकार हुआ है, ऐसा बच्चा अगर बालिका है तो उसकी जांच और उसके उपचार के लिए महिला चिकित्सक का प्रावधान किया गया है। तो धारा 27 महिला चिकित्सक का प्रावधान करता है। धारा 27 पीड़ित बालिका है
तो महिला चिकित्सक का प्रावधान है। यानी उसका उपचार करने के लिए, उसकी जांच करने के लिए महिला चिकित्सक का प्रावधान किया गया है। इसके बाद जो धारा आती है, धारा 28, उसमें विशेष प्रकार के जो न्यायालय हैं उनका प्रावधान किया गया है, या त्वरित प्रक्रिया के अंतर्गत बहुत जल्द बच्चों को या पीड़ित को न्याय मिल सके, इसके लिए विशेष प्रकार के कोर्ट या पॉक्सो कोर्ट की स्थापना की गई है। तो विशेष न्यायालय का जो प्रावधान है वो धारा 28 में है। धारा 28 में विशेष न्यायालय का प्रावधान यानी पॉक्सो कोर्ट विशेष न्यायालय का यहाँ जो अर्थ है वो पॉक्सो कोर्ट भी ले सकते हैं। इसके बाद धारा 33 आती है, उसमें जो पॉक्सो कोर्ट होता है या जो विशेष न्यायालय होता है उसकी प्रक्रिया और शक्तियों का उल्लेख किया गया है। धारा 33 में विशेष न्यायालय या विशेष जो कोर्ट है उसकी शक्तियों का उल्लेख किया गया है। धारा 33 में विशेष न्यायालय की शक्तियों को उल्लेखित किया गया है, यानी किस प्रकार की पावर न्यायालय की है। तो शक्तियां और प्रक्रिया ये धारा 33 में उल्लेखित है। स्पेशल जो कोर्ट है उसकी क्या प्रक्रिया है ये धारा 33 में उल्लेख किया गया है। और जब धारा 33 की बात आती है, विशेष न्यायालय या पॉक्सो कोर्ट की शक्तियों की बात आती है, तो सबसे पहले तो इस प्रकार का जो न्यायालय है वो रिपोर्ट दर्ज होने पर संज्ञान लेगा। बच्चे के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए ये धारा 33 के अंतर्गत स्पेशल जो कोर्ट है या जो पॉक्सो कोर्ट है वह तय करता है कि बच्चों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। और जब बच्चे को पूछताछ के लिए सामने बिठाया जाता है तो बार बार उसको विराम देना चाहिए। बालक की जांच या वो पीड़ित है इसकी जांच बार बार नहीं की जानी चाहिए। इस प्रकार की पावर या इस प्रकार की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए पॉक्सो कोर्ट ये तय करता है कि पीड़ित बालक का परीक्षण बार बार नहीं किया जाना चाहिए। और जब बच्चे से पूछताछ होगी तो उससे चरित्र हनन के संदर्भ में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। बच्चे के जब बयान अभिलिखित किए जाएंगे या उसके कथन को दर्ज किया जाएगा, रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा, तो उससे चरित्र हनन संबंधी प्रश्न है वो नए पूछे जाएं। और बच्चे की पहचान है वो किसी भी सूरत में प्रकट नहीं होनी चाहिए। जैसा कि हमने पहले मीडिया की जो भूमिका है धारा 23 में पढ़ी है कि अगर मीडिया या मीडिया का कोई व्यक्ति या कर्मी किसी बच्चे की पहचान को सार्वजनिक करता है, उजागर करता है, चाहे वो किसी भी रूप में करे, तो वो एक दंडनीय अपराध है और ऐसे व्यक्ति के लिए सजा के प्रावधान किए गए हैं। तो ये जो कोर्ट को प्राप्त शक्तियां हैं पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा 33 के अंतर्गत, वहाँ इस प्रकार का उल्लेख किया गया है कि बच्चे की पहचान को गोपनीय रखा जाएगा और बच्चे को प्रतिकर दिलाया जाएगा, यानी उसको मुआवजा राशि दिलाई जाएगी। अगर बच्चे को किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक क्षति हुई है तो उसकी भरपाई के लिए उसको प्रतिकर अदायगी का आदेश है वो ये कोर्ट दे सकता है। तो इस प्रकार की शक्तियां भी
पॉक्सो कोर्ट के पास होती हैं। यानी रिपोर्ट दर्ज होने से लेकर और फैसला होने तक या बच्चे को न्याय मिलने तक उसके लिए जो मुआवजा राशि या जो उसका प्रति कर दिया जाना है उस पर भी विचार ये कोर्ट करता है। इसके बाद यदि ऐसे कोर्ट में मामला आ गया या अपराध का संज्ञान लिया गया, उस तारीख से लेकर 1 वर्ष के भीतर संबंधित मामले पर विचारण पूरा कर लिया जाना चाहिए। यानी किसी भी सूरत में इस प्रकार के अपराधी मामले को लटकाया नहीं जाना चाहिए। उसकी जो विचारण प्रक्रिया है वो 1 साल के भीतर पूरी हो जानी चाहिए, ऐसा उल्लेख धारा 35 में किया गया है। और ये कब से होता है? तो अपराध का संज्ञान लिए जाने की तारीख से। हो सकता है शुरुआती तौर पर पुलिस ने किसी अभियुक्त को बचा दिया, हालांकि पुलिस ऐसे अभियुक्त को नहीं बचाती है, लेकिन बचा दिया या वो बच गया किसी वजह से, लेकिन न्यायालय के पास इस प्रकार की सूचना आती है और उसने अगर संज्ञान लिया है तो उस संज्ञान लेने की तारीख से 1 साल के भीतर या 1 वर्ष की अवधि के भीतर इस पर विचारण की प्रक्रिया या विचार करने की प्रक्रिया पूरी कर ली जानी चाहिए। ये धारा 35 में उल्लेख किया गया है। धारा 35 ये विचारण की प्रक्रिया का उल्लेख करती है। यानी संज्ञान से लेकर या संज्ञान की तारीख से लेकर संज्ञान की तारीख से 1 वर्ष की अवधि तक एक वर्ष तक या 1 वर्ष के भीतर विचारण पूरा किया जाना चाहिए या कर लेना चाहिए। यानी इससे लंबी अवधि नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो धारा 37 आती है उसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि जब विचारण की प्रक्रिया शुरू होगी तो ऐसी प्रक्रिया बंद कमरे में की जानी चाहिए या बंद कमरे में कैमरे के सामने की जानी चाहिए। ये धारा 37 में उल्लेख किया गया है। धारा 37 है वो विचारण की प्रक्रिया को कैमरे के सामने बंद कमरे में करने का निर्देश देती है। धारा 37 विचारण प्रक्रिया बंद कमरे में हो। और यह भी हमने स्पष्ट कर दिया कि कैमरे के सामने जहां तक संभव हो की जानी चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो इस एक्ट में संशोधन हुआ था 2018 में, उसके बाद से 12 वर्ष से कम आयु की जो बालिकाएं हैं उनके साथ अगर दुष्कर्म जैसी घटना होती है तो वहां अभियुक्त के लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है और ये संशोधन 2018 में हुआ है। पॉक्सो संशोधन अधिनियम पॉक्सो संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा बारह वर्ष से कम आयु की बालिका या बालिकाओं के साथ बलात्कार या दुष्कर्म किए जाने पर
मृत्युदंड का विधान करता है। या प्रावधान करता है। तो इस प्रकार से ये इस एक्ट से जुड़ी हुई या पॉक्सो एक्ट से जुड़ी हुई प्रमुख धाराएं हैं, जिनके अंतर्गत हमने पॉक्सो एक्ट की विस्तृत प्रक्रिया को समझा है। अब आगे कुछ पॉक्सो एक्ट के नियम दिए गए हैं, उनके बारे में हम अगली कक्षा में स्टडी करेंगे। और जैसे ये बिंदु पूरा हो जाएगा, उसके बाद इससे संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न निकल सकते हैं या जितने भी प्रकार के प्रश्नों की प्रकृति सामने आती है, उन सभी प्रश्नों के सारे विकल्पों पर भी हम विचार करेंगे। धन्यवाद।